बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी पर, और आप टीवी वन पर भी हमें देख पाएंगे लेकिन 1 घंटे के बाद। और मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी पीएसएल का सीज़न 8 जो जारी है इस वक्त कराची में। बस आखिरी चंद दिनों का मुकाबला कराची और मुल्तान में रह गया, उसके बाद लाहौर और पिंडी में मुकाबले होंगे, लेकिन वो अगला फेज़ होगा। इस फेज़ में कल जो मुकाबला हुआ, कराची को शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान के हाथों। बहुत सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ लेकिन मुल्तान सुल्तान पकड़ने में कामयाब रहा, कराची किंग्स फतह हासिल करने में नाकाम रही। आज मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, नेशनल स्टेडियम कराची में। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट बदीउज़्ज़मा मौजूद हैं, कराची के रिपोर्टर हैं। बदी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? कुछ लेकर आए हो कराची स्टेडियम से? कोई प्रैक्टिस भी हुई थी आज सुबह? साइम अयूब को किया था और मैंने कहा उसको आज चला देंगे। चलें, साइम अयूब से जो आप करके लाएँ वो हम देखते हैं, आज चला पाएंगे हम उसको तो हम चला देंगे अगले सेगमेंट में। और एजाज शेख साहब बैठे हैं लाहौर के स्टूडियो में। लाहौर में तैयारियों के हवाले से लाहौर कलंदर्स पहुंच चुकी है और भी टीम्स की आमद का सिलसिला जारी है, और लाहौर में शुरू होगा मुकाबला कराची के बाद, और उस पर हम बात करेंगे। एजाज शेख साहब कैसे हैं, खैरियत? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए, ठीक ठाक है? ये चाय का कप आपके सामने क्या कर रहा है यार? हमारे पास चाय नहीं है, आपके पास चाय है न्यूज़ वन के बग्गे में। बड़ी बात है वैसे ये तो। और अभी आपने जो सवाल किया ना बदी भाई से कि कराची से क्या लाए हो स्टेडियम से, तो मैंने कहा शुक्र ये नहीं कह दिया मैं छोटा भाई साहब लेके आया हूँ आज। लेकिन स्टेडियम में जितनी जगह है ना कराची के स्टेडियम में, जितना खाली होता है, छोटे बड़े भाई रिश्तेदारों पड़ोसियों को लेके जाएं तब भी स्टेडियम नहीं भर रहा कराची का। ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है भाई। कराची और लाहौर का मैच जो बदी हमने देखा उसमें तो क्राउड इतना ज़्यादा था, अब क्राउड आता नहीं। आज क्या उम्मीद है क्राउड से? देखिए आज भी मुझे नहीं लग रहा कि इतना क्राउड होगा, क्योंकि इस्लामाबाद को भी इतना लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। यहाँ से कराची और लाहौर का मैच हो तो उसमें ज़्यादा लोग आते हैं। फिर कोयटा का अगर कोई मैच हो जाए तो उसमें हमें लोग नज़र आते हैं। पेशावर ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है कराची में, लेकिन पेशावर के लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन वही है, जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 मैचेस में 8 से 10 हज़ार तमाशाई हैं, तो इतनी मुझे लग रहा है कि 8 से 10 हज़ार से तमाशाई ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक तो वर्किंग डे है और लोग जो है अपने अपने जॉब पे होते हैं। और वापसी में जब आपको देखें कराची के जिस रोड से आप गुजर रहे हो, जिस शाहरा से गुजर रहे हो, तो ट्रैफिक जाम होता है। ये टाइम ऐसा होता है तो लोग घर नहीं पहुंच पाते, घर से फिर एकदम आपको फ्रेश होना, फिर स्टेडियम आना तो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात है तनख्वाहदार तबका जो है उसको मुश्किलात का शिकार है वो, क्योंकि टिकट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 1900 रुपये का टिकट है वसीम अकरम स्टैंड का आज। देखिए 1900 रुपये का टिकट, और जो सबसे कम टिकट इन्होंने रखा है वो 650 रुपये का, जो आपको शादी वाली कुर्सियाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी वो 650 रुपये का है। तो अगर आप एक बच्चे का टिकट आपने कम कर दिया है, 50% किया है, तो एक बड़ा आएगा तो बच्चा साथ आएगा ना, तो फिर उसका फ़ायदा वही क्या, मुझे ये बताएं फ़ायदा क्या। और बच्चा जब आएगा, जाहिर है जब स्टेडियम में बच्चे आते हैं तो बड़े चलो गुजारा कर लेते हैं, 2 वही दिन बोतल पानी की, वही बिरयानी की, ये सब कुछ शुरू से चल रहा है। नहीं, शुरू से नहीं, ये मैं कहता हूं कि पब्लिक को सहूलत देनी चाहिए, बिल्कुल को सहूलत देनी और तनख्वाहदार तबका है कराची में, बहुत बड़ी तादाद है, उसकी तनख्वाहें उनको मिलनी भी चाहिए, और तनख्वाह मिलने के साथ साथ उनका जो ये टिकट की प्राइस का मसला है ना, ये कम हो जाना चाहिए। एजाज शेख साहब, आपके पास लाहौर में आज टीम प्रैक्टिस भी करेगी लाहौर कलंदर्स की, और उसके अलावा पीसीबी में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आज? आई जो सिक्योरिटी के जैसे जो इजलास हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी हैं। तमाम जो हाई ऑफिशल्स हैं वो पूरी तरह बिल्कुल तैयार हैं मैच कराने के लिए। तो आज जो सबसे बड़ी अहम बात वो यही है कि जो निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरीना है जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम वाक़ है, उसके जो जितने गेट हैं ना, एक तो फिरोजपुर रोड पे जो 3 गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए। एक फुटबॉल हाउस की तरफ से खुलता है, एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिस के सामने से खुलता है, एक मेन गेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम के। इसी तरह जो लिबर्टी वाली साइड से गेट है वो भी बंद कर दिया गया। इसी तरह उसके ज़रूर जो 3 गेट्स हैं वो भी बंद कर दिए, जिसके सिर्फ एक ही मकसद है कि जियो फेंसिंग की जाए, वो तमाम मामला जिससे सिक्योरिटी खदशात का अंसर गालिब आता हो उसको चेक किया जाए, और इसीलिए उन्होंने तमाम गेट बंद कर दिए हैं। और आज एक और बड़ी परेशानी सामने आई उस वक्त जब उन्होंने बरकत मार्केट से जाने वाला, आपने तो देखा हुआ सब भाई, आप उधर से गुजरे भी हुए हो, तो जो बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ से जो दफ्तर था पहले, जी अभी भी उधर ही है। अच्छा, तो
जब वो रोड जो जा रहा है ना सीधा मेन बुलेवार्ड की तरफ, दरमियान में आता है कलमा चौक का अंडरपास भी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, और लिबर्टी की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो पहले से ही बंद है और आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं, गाड़ियों वाले, छोटी बड़ी गाड़ी, चाहे कार वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, मजदे वाला है, बहुत परेशानी का शिकार है। उसकी वजह मैच नहीं है, बल्कि वो शायद ये चाह रहे हैं कि मैच से पहले इसको सही तरह कर लिया जाए ताकि उस वक्त लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन आज लोग परेशान हैं, थोड़ी सी वक्ती परेशानी है, कोई ऐसी बात नहीं। जी, अभी तो परेशानी आप पर भी आने वाली है इजाज शेख साहब। आपके फोन बजना शुरू हुए, टिकट चाहिए, आना शुरू हुए फोन। नहीं, अभी जो भी मेरा बड़ा स्टांस क्लियर होता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ मिलेगा तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होगी, जो प्रेफरेंस होगी, वो तो अपने ऑफिस के लोगों के लिए होगी ना। तो जो यहाँ पे बड़े हैं वो तो बिल्कुल भी उनको ज़रूरत नहीं होती, ना ही उन्होंने कभी कहा है, चाहे वो टेक्निकल हेड है या ब्यूरो चीफ साहब हैं या बिलाल साहब हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मांगते। जो बात है ना, जो हमारे कुलीग हैं, जो ड्राइवर है या कैमरामैन, जो दोस्त है हमारे, वो कह देते हैं कि अगर यार मिली तो वो तंग नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है वो तंग नहीं करते। अगर हुए मैं कहता हूँ अगर आप कराची में हो तो आपको पता चले कि जब मैं और आसिफ भाई गेट से इन होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि टिकट। अच्छा, ये कोई नहीं कहता कि 2 टिकट चाहिए, 3 टिकट चाहिए। कह रहे हैं आसिफ भाई आपकी भाई ने भी जाना है, भाभी ने भी जाना है, 3 बच्चे भी हैं, तो कम से कम 5-6 तो होने चाहिए। तो ये इस तरह की डिमांड हो रही होती है। और टिकट आप देखेंगे जब भी हमें यार पर मैच 4 टिकट का रोना तो हम रोते ही रहेंगे लेकिन टिकट उसके बावजूद स्टेडियम खाली है, हम ये देने चाहिए। मैं कहता हूं देने चाहिए। अच्छा भाई, छोटी सी बात, स्टेडियम खाली रहता है, कुछ पैसे कम कर दें। छोटी सी बात ये है कि आसिफ भाई कि जब मुझसे कोई टिकट पहले मांगता ना, 3-4-5 दिन पहले से शुरू हो गए दोस्त अहबाब की टिकटों में, मैं कहा यार अगर पीसीबी की तरफ से कुछ मिला तो मैं हल्फन कहता हूँ घर कोई नहीं लेके जाऊंगा, आ मैं ही दूंगा। अगर नहीं मिली ना तो फिर मुझसे पूछना भी, आप लोगों से कंफर्म करें मिली है कि नहीं मिली, कितनी मिली है, बस सीधी सी बात ये। वो तो आपको मालूम है। अब कल जो मुकाबला हुआ उसकी तरफ आ जाते हैं। कराची किंग्स को एक दफ़ा फिर शिकस्त हो गई और एक दफ़ा फिर मायूस कुन शिकस्त हुई है। बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन फिर हार गए। उसकी वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अब चंद वजूहात अगर आप बताएं इजाज शेख साहब। आसिफ भाई ये एक बड़ा मैच था। आपने जो लफ्ज़ बोला मायूस कुन, ये आपकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। ये बहुत आला मैच हुआ है। मायूस कुन इसलिए परफॉर्मेंस उनकी मायूस कुन इसलिए रही कि वो आखिर में आके, बिल्कुल आखिर में आके हार जाते हैं कराची। ये पहला मैच नहीं था। जी, शायद आपके याद होएगा कि मैंने कहा था ये क्रिकेट T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि 3 गेंदों में आप लास्ट पे जाके एंड पे जाके 3 छक्के लगाओ, मैच जो तो आके बाहर आ जाओ, ना लगे तो आपको 3 रन भी 3 बॉलों पे ना बने। तो कल भी यही सिचुएशन थी। जिस तरह कराची ने कमबैक किया, जिस तरह इमाद वसीम ने छक्के लगाए आखिरी ओवर में, जिस तरह 22 स्कोर था, उसके बाद 2 छक्के लग गए, नो बॉल भी हुआ, जो फिर कैच आउट हो गए। तो ये सिलसिला, ये आम मैच नहीं था, बड़ा मैच था। फिर फैसला होना होता है, किस्मत मुकद्दर का भी बड़ा खेल होता है। वही बॉल अगर उसके कैच ड्रॉप कर दिया, उसके सर से गुजर जाता तो वो भी 4 रन होने थे आखिरी ओवर में। ये एक बड़ा अच्छा मैच हुआ। अगर ओवरऑल बात की जाए तो टॉस जीता कराची ने, चांस लिया, लेकिन बैटिंग वो टॉस जीतकर उनको दावत देना शायद उनको महंगा पड़ गया है। शानदार तरीके से मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर साबित किया कि वो भी टॉप क्लास बैट्समैन है, वो भी किसी से काम नहीं है। सिर्फ 64 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए, 10 चौकों की मदद से 110 रन बनाए। इस तरह शान मसूद ने 51 रन किए, रेले रोसो ने 29 किए। तो इस तरह 195 रन से 2 विकेटें सिर्फ घुमाकर उन्होंने जिस तरह ये किया, ये एक अच्छी इनिंग्स थी मोहम्मद रिजवान की। उसके बाद कराची किंग्स की बात की जाए तो कराची किंग ने एक अच्छे रिदम में स्टार्ट लिया था। 72 रन पर उनकी पहली विकेट गिरी। हाँ, अगर हैदर अली की वजह से बैन कटिंग जिस तरह आउट हुए, रन आउट हुए, हैदर अली चांस दे देते कि मैं आउट हो जाता हूँ तो आप ना, क्योंकि उनको बॉल वो फुटबॉल नजर आ रहा था, वो सेट थे, वो मार रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। तो शायद वो ही टर्निंग पॉइंट था। हाँ, ये देखिए शायद वही टर्निंग पॉइंट था। अब मुल्तान की बात करें ना, देखिए मुल्तान ने टॉस कराची ने जीता, मुल्तान को बैटिंग दी। मुल्तान का स्टार्ट, हालांकि देखिए हम तनकीद करते रहे ईशान मसूद पे, बड़ी अच्छी बैटिंग उसने कल की, कल 33 बॉल पे। अगर रिजवान की हम बात करते हैं तो शुरू के 50 रन उसने 43 बॉलों पे बनाए।
और उस वक्त भी उस पर बात हो रही थी कि यार अगर मुल्तान की टीम आज का मैच हार जाती है तो सारी जिम्मेदारी जो है रिजवान पे होगी। लेकिन अगले 50 रन देखें, अगले 59 रन उसने 21 बॉलों पे बनाए, तो अपने आप को उसने कवर किया। तो 64 बॉलों पे 110 रन, बहुत बड़ी उसकी इनिंग थी। और उसके बाद रेली रेसो देखें, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो यहाँ वही हम कल जो बात कर रहे थे कि टॉप ऑर्डर ही जो है मुल्तान का कोई भी टीम आउट नहीं कर पा रही और टॉप ऑर्डर ही रन कर रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा इस वक्त जो है ना फायदेमंद है। और मुल्तान में तो मैचेस खत्म हो गए, 5 मैच खेलने थे वहाँ पर टीम ने, तो 5 मैच हो गए जिसमें 4 जो है वो मुल्तान ने जीते। आपने देखा होगा कि पूरे चक्कर लगा के उन्होंने जो है शायकीन का भी शुक्रिया अदा किया। तो यहाँ कराची की जब बारी आई, अब देखिए पावर प्ले में PSL 8 का सबसे बड़ा स्कोर बना, 6 ओवर में 72 रन बने। बड़ी अच्छी बैटिंग, जेम विंस ने जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन वही टूट कर जो आते हैं। चलो इसको तफसील से इसकी बैटिंग को, कराची किंग्स की पहले 10 ओवर की बैटिंग शानदार थी। जेम्स विंस और उनके साथी ने बड़ी अच्छा आगाज़ फराहम किया था और पावर प्ले का बड़ा इस PSL का सबसे बड़ा स्कोर किया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल टॉक मोर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं PSL 8 के सीज़न के हिसाब से प्रोग्राम है। डेली हम आपके सामने पेश होते हैं, हाजिर भी हो सकते हैं, पेश भी हो सकते हैं, लेकिन पेश होना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम आपको पेश होकर ये बताते हैं भाई क्या हुआ पिछले मैच में, क्या होगा अगले मैच में। और उसके अलावा जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में, कोयटा भी उसमें शामिल है, KP भी उसमें शामिल है, वहाँ से जुड़ी हुई खबरें क्रिकेट की हम आपके सामने इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं, विच इज़ एन एक्सक्लूसिव सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन। आज के प्रोग्राम में भी ऐसा हमने एक्सक्लूसिव सेगमेंट रखा है, वो मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताऊंगा। बदियू जमा, आप बात अपनी मुकम्मल करें अगर आपको याद है अब तक, वरना मैं वही बात कर रहा था कि देखिए पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कराची ने, 6 ओवर में 72 रन किए। उसके बाद उनके लिए स्कोर आसान हो गया था, लेकिन एक ऐसे मौके पर हैदर अली ने जो रन आउट कराया जेम विंस को, वो एक इनकी मैच का क्या मतलब जानबूझ के थोड़ी देखिए वो उस वक्त बच्चा है यार, हो जाता है, कोई देखिए बच्चा हुआ। मुझे आप बताएं कि आप मुसलसल आपको चांस भी मिल रहे हैं। पहले आपको ये था कि पेशावर से मैच कम मिलते हैं, कराची से आपको 5 मैचों में चांस मिला और 5 मैचेस में आपके 101 रन है 20 रन की एवरेज से, और जिसमें से एक मैच निकाल दें जो 59 रन आपने जो है पहले मैच में किए थे, उसके बाद आपके तो चार मैचेस में टोटल 40 रन नहीं बनते। तो वहाँ अगर हैदर अली खुद रन आउट हो जाते और वो जेम विंस उस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, बैटिंग कर रहे थे, तो वो एक नुकसान हुआ। उसके बाद जब देखें शोएब मलिक बीच में आए तो उन्होंने थोड़ा स्लो बैटिंग की। शुरू में इमाद की बल्ला तो चल रहा था कि वहाँ पर उन्होंने 12-13 बॉलों पे जो है वो 19 रन किए, ये हुआ। फिर अगले जो 9 ओवर थे, 9 ओवर में कराची किंग ने 65 रन बनाए। आप देखिए कितना वो पड़ गया। फिर आपको 5 ओवर में 60 रन चाहिए भाई। तो शोएब मलिक क्या कर रहे थे, इमाद क्या कर रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, 5 ओवर में 60 रन चाहिए, 5 ओवर में 60 रन चाहिए। यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एहसानुल्लाह को कि उसने 3 रन दिए उस ओवर में। फिर आप 3 ओवर में 48 एहसानुल्लाह की पेस पर शोएब मलिक तो भाग रहे थे यार, मतलब हट रहे थे, पीछे हट रहे थे। और क्या? इमाद को देखें कि इमाद उससे नहीं खेला जा रहा था। तो अभी मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 मैचेस में उसके 12 आउट हैं और इकोनॉमी रेट उसका जो है 5.75, यानी कि आप बताएं कि T20 में वो 5.5 रन फी ओवर दे रहा है। और एक तरफ आपके मोहम्मद नवाज हैं, बैन कटिंग है और ये हैं, इनके 11 रन के एवरेज से जो है वो ये रन दे रहे हैं। बैन कटिंग से भी सवाल बनता है, सिर्फ हैदर अली थोड़ी है, बहुत सारे प्लेयर, आपको फॉरनर प्लेयर, मैं तो कहता हूं वसीम अकरम से सवाल बनता है। मैं तो कहता हूं वसीम अकरम जेस्चर दिखा रहे थे कल, आपने देखा कि कल वो बड़ा एक जब छक्का लगा तो उन्होंने अपने दिल को पकड़ लिया। ऐसे होते हैं कोच। और उसके बाद एंटी फ्लावर को देखें, उसके कभी जेस्चर से आपको लगा? एक बात बताऊं मैं, अगर कल मैच ऐसा हो रहा था कि एक मौके पे तो ऐसा था कि मुल्तान जीत रहा है, लेकिन जब मुल्तान हार रहा था तो उनके जो डग आउट मैंने देखा, डग आउट में कोई वो उनको नहीं था वो, लेकिन वो उनका सारा फोकस मैं देख रहा था कि एंटी फ्लावर हो, मुश्ताक अहमद हो या उनके जितने भी लोग बैठे हुए थे, मैच की तरफ था। हालांकि वो लड़का जो नया लड़का है बास अफरीदी, वो पिट रहा था। और मोहम्मद रिजवान को आपने यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो किसी मौके पर वो जो है गुस्से में नहीं आया। मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट तो हम देते हैं यार, देखिए उसने कोचिंग पैनल का बड़ा दखल होता है। कोचिंग पैनल को अदाकारी थोड़ी करनी है टीवी पर, या वो नजर आए, वो जेस्चर दिखाएं। यही तो शिकायत आप मिकी आर्थर से करते थे कि वो नजर आते हैं इस तरह से करते हुए। कोचिंग इज अ क्वालिफाइड जॉब, स्पेशलाइज्ड जॉब। क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई। अगर वो लैपटॉप पे लगा हो, मोबाइल पे बात कर रहा हो, कुछ लिख रहा हो, तो टीम उधर आउट हो रही हो तो हम लोग कहेंगे देखो क्योंकि तो तवज्जो ही नहीं है। अगर वो
एग्रेसिव मूड में हो, कभी थोड़ा रिलैक्स नजर आए चौके छक्के के बाद, तो हम कहेंगे ये एक्टिंग कर रहा है। ये एक हकीकत है, चाहे फुटबॉलर हो, हॉकी प्लेयर हो, एथलीट हो या फिर क्रिकेटर हो। एक्टिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं बाहर, जो मैनेजमेंट में शामिल हैं लोग, कोचिंग स्टाफ में हैं, वो कुछ एक्टिंग करते ज़रूर हैं जब उनको पता चल जाता है कि कैमरा आ गया। आप भी दुबई में भी आपने अक्सर टूर किए हैं, मैं आपसे इकट्ठे होते हैं, आसिफ भाई, बदी भाई भी, तो आपने देखा होगा जब वो छोटे से डग आउट में आते हैं तो उनको पता है कैमरा आ गया है, तो फिर वो कभी टॉवल के साथ एक्टिंग शुरू करता है, जो प्लेयर जो बाहर बैठा है पैड को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक क्लोज जाके मैच का हारना, तो वसीम अकरम का जो रिएक्शन था वो एक नेचुरली था, वो एक्टिंग नहीं थी, बल्कि उनको ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अभी 3 बॉलें पड़ी हुई हैं तो एक सिंगल बनेगी, लास्ट मैच अब मैच ख़त्म होने को जा रहा है, या उसी मैच में 2 छक्के लगने के बाद तीसरे बॉल पे, चौथे बॉल पे आउट हो जाएगा कोई, तो इस तरह ये रिएक्शन उनका लाजमी होता है। अच्छा, अब वो कोच नहीं ना, वो कोच नहीं है वसीम अकरम, वो तो सदर हैं, मेरी बात मेंटोर हैं, प्रेसिडेंट हैं। आपको पता है एक इवेंट था चैंपियंस ट्रॉफी, जब सरफराज की क़यादत में जीती थी, तो जो हमारे मसाजर साहब हैं मलंग अली, तो उन्होंने क्या किया था, ग्राउंड में जाके घुस के कलाबाजी लगाई थी। तो लोग हमसे पूछते थे ये बंदा कौन है, ये टीम में है, मैनेजमेंट में ये बंदा कौन है, तो उन्होंने काफी शोहरत पाई थी उस अमल से। मलंग अली अभी भी किसी पीएसएल टीम के साथ हैं शायद। जी अभी भी है। तो इस तरह, हाँ जी, इस तरह की एक्टिविटीज में जब मैच की ये नोयत होती है तो आप देखते हैं तमाशाइयों का भी, जो जिसकी फेवरेट टीम होती है उसके हवाले से उसके लिंक करते हुए वो भी वही रिएक्ट कर रहा होता है। चौका लगता है तो उठ के भंगड़े डालने शुरू करता है, जब वो हार रहा होता है या आउट हो जाता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये एक नेचुरली अमल भी होता है, कुछ लोग एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये जिस तरह लगातार उनका मैच हारना कराची का, तो कराची लाजमी बात अफसुर्दा थे प्लेयर, उन्हें दुख भी होगा। अब तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स की जो टीम है, जो बड़े प्लेयर हैं, जो अभी क्रिकेटर्स भी हैं, जो तबसरे भी कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, उनका ये कहना है कि शायद टॉप 4 में ना आए। तो किसी ने तो ये कह भी दिया है कि मैं टॉप 4 में इन 2 टीमों को नहीं देख रहा। चले, तो देखो आगे वो तो भाई ये क्रिकेट है। आप हो सकता है कि कराची अगले 5 मैचेस में कमबैक करे, जीत के ऊपर आ जाए, यही बात है कोयटा की। कोयटा लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं कि ना ही कोयटा का बन रहा है और ना ही कराची का बन रहा है। आप अगर बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, आपकी बॉलिंग आपका साथ नहीं दे रही, यही हाल कोयटा का है। अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो आपकी बैटिंग ऐसी नहीं है। तो यहाँ टीम कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। बैटिंग में आपके जैसन रॉय गैप्टल ओपन करते हैं, अगर ये 2 रन्स करेंगे तो आपके रन्स बनेंगे, या नीचे इफ्तिखार आए तो रन्स करेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि सरफराज अहमद ने जो 4 मैचेस में 62 रन टोटल किए। हम बात करते हैं T20 की, तो T20 में सरफराज अहमद अगर नाराज ना हो तो उनसे सवाल मैं करने की जसारत करना चाहता हूँ, जगह बनती है उनकी कोयटा ग्लैडिएटर? मेरे ख्याल में देखें जी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो जिनकी इस शेल्फ लाइफ अपनी गुजार चुके हैं। बिल्कुल, आप T20 मैं तो कहता हूं कि T20 में आपको होना ही नहीं चाहिए। सरफराज अहमद, शुएब मलिक, हफीज, उमर अकमल भी टू सम एक्सटेंट। ये T20 क्यों खेल? ये तो आपको किसको सोचना है? ये तो फ्रेंचाइजीज को सोचना है, उनके मालिकान को सोचना है, उनके जो टीम अपनी ड्राफ्टिंग के दौरान जो लड़के ले रहे होते हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपने यंग प्लेयर को लाएं ताकि वो आगे 2-3 साल तक 10 साल की आपकी वो लीग है तो 2-3 साल वो देख सकें कि वो प्लेयर कैसा है, वो कैसे रन के। बेशुमार प्लेयर आपके डोमेस्टिक में पड़े में, T20 में उन्होंने रन किए, पाकिस्तान कप में रन किए, काजम ट्रॉफी में रन किए, लेकिन यहाँ वही आता है कि जो सामने आ गया तो आ गया। देखिए ना, आप एहसानुल्लाह कहाँ छुपा हुआ था? सवाद में छुपा हुआ था, आया कैसी उसने बॉलिंग की, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ऐसी ताहिर बेग है, अभी ताहिर बेग की बात में बता रहा हूं। एहसानुल्लाह का हम इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, कल आपके सामने लेकर आएंगे एहसानुल्लाह, और उनसे हम अच्छे सवाल करेंगे, कल नहीं तो परसों। एहसानुल्लाह इज डन। मैंने भी उससे बात की थी, लेकिन अच्छा है कि आपने प्रोग्राम के लिए कर लिया। नहीं, प्रोग्राम के लिए बात बहुत अच्छी बात हो गई। अहमद जो बिल्कुल अहमद मीर, जो अहमद मीर साहब का शुक्रिया मैं अदा करूंगा। अभी पेज की शुक्रिया अहमद मैंने आपका कर दिया है, आप मीडिया मैनेजर हैं मुल्तान सुल्तान के, पेज की शुक्रिया अदा कर दिया है कि आपने हमसे वादा किया है कल हमें आप एहसानुल्लाह देंगे। बिल्कुल, ये अच्छा है। मेरा भी यही प्लान था कि हम वो जैसे ही वो प्रैक्टिस में आएंगे। साइम अयूब को करके लाए हो ना तुम? कहाँ है साइम अयूब को चलाएं आप? ये तो साइम अयूब रेडी है तो हम अभी साइम अयूब को चला दें। अली भाई, साइम अयूब रेडी? तो साइम अयूब का इंटरव्यू जो बदियू जमा करके लाए वो सुनिए।
साइम अयूब मेरे साथ मौजूद हैं और इस लीग से जो है वो इसका काफ़ी नाम भी इनका लिया जा रहा है। मैं इनसे बात करूंगा। साइम, कितना एंजॉय कर रहे हो? पेशावर ज़ल्मी से भी खेल लो, कप्तान भी बाबर आजम है, कितना एंजॉय कर रहे हो? ऑब्वियसली बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और टीम का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे कप्तान की जैसे आपने बात करी और जो हमारे टीम में जो ड्रेसिंग रूम में लेजेंड्स बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत अच्छा माहौल है। बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक शॉट ऐसा जो आप मार रहे हैं, नो लुक, वो बड़ा मशहूर हो रहा है, तो क्या ख़ास उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई तैयारी करते हो उसके लिए? नहीं, कोई ऐसी ख़ास प्लान नहीं करता मैं उसके लिए, बस मैच में एक मेरी इंस्टिंक्ट है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और वो शॉट की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है ख़ास कि मैं प्लान करके आया हूँ कि मैंने ही मारना है, लेकिन मैच में ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा, बहुत से सारे लोग जो है साइम को जो है सईद अनवर से कंपेयर कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आप वैसा बन के दिखाएंगे? नहीं, मेरा ऐसी बात नहीं है, अभी कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे, वो लेजेंड रहे हैं, बट ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहला साइम अयूब बन के दिखाऊँ। जी। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में कितना फ़र्क पड़ता है कि इतने बड़े प्लेयर्स भी हैं और कोच भी इतने बड़े जो माजी में बड़े स्टार रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है, उनसे सीखने में कितना मदद मिलती है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको सब पता है हर सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है और एज अ यंगस्टर मुझे बड़ी हेल्प मिलती है उनसे। तीनों फॉर्मेट खेलना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, सारे फॉर्मेट। साइम अयूब मेरे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि इनकी ख्वाहिश है कि वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और गोल सेट करें। अब देखते हैं कि वो इस PSL में बकिया मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जी। तो मदीद जमा, बहुत शुक्रिया साइम अयूब का, आपने इंटरव्यू किया। साइम अयूब एक उभरता हुआ सितारा है और बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और वो जो आपने सवाल भी किया था, नो लुक जो ये शॉट खेलते हैं, बहुत शानदार शॉट खेलते हैं। उस शॉट के बारे में आपको बताऊंगा तफसील से। एक और मौजू है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, आज कर लूँगा या कल कर लूँगा, कि कोचिंग की जो मेथड अब बदल गया ना, अब हाई परफॉर्मेंस कोचेस भी होते हैं टीम के साथ। और इस PSL में एक टीम ऐसी है जिसके पास हाई परफॉर्मेंस कोच है, जिसने कल ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई हैं कि मैं तो हैरान हो गया। मैं ना टीम का नाम ले रहा हूँ, ना मैं उस कोच का नाम ले रहा हूँ। एक कज़न में ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली थी उनसे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। उस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। PSL का एक और मुकाबला जो आज होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उसमें क्या होगा या क्या उस टीम का कॉम्बिनेशन होगा, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि दोनों ही टीम्स हम पल्ला हैं, दोनों ही टीम्स साबिक चैम्पियंस हैं। बल्कि इस्लामाबाद तो 2 मरतबा चैम्पियन हुई है और पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 1 मरतबा टाइटल जीता। और पेशावर ज़ल्मी ने हर एडिशन में परफॉर्म बहुत अच्छा किया। इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिछला एडिशन आप अगर छोड़ दें तो वो थ्रू आउट इस PSL ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। इन दोनों की जो टीम्स हैं, मतलब एक तो हम बात कर रहे थे वसीम अकरम और दीगर लोगों की, मोइन खान है, इनकी टीम का जो टॉप कोर है उसको अगर देखें, एजाज शेख साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप कोर अगर देखें तो अज़हर महमूद हैं उसके अंदर टॉप पर, सईद अजमल हैं उसके अंदर, उसके अलावा फॉरेनर्स भी हैं, बैटिंग कोच भी इनका फॉरेनर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और पेशावर ज़ल्मी में अगर देखें तो डैरन सैमी हैं, अकरम हैं, ये इनका कोर है। इसको देख के आपको लगता है कि कुछ थिंकिंग है इनके प्रोसेस के अंदर, कुछ सूरत हाल का ये जायज़ा लेते हैं? क्या लगता है आपको? दोनों का जो हेड है, यानी दोनों के जो कोचेस का एक पैनल है, उसको मिलाइए अगर, तो कौन सा मजबूत लगता है? देखिए, जो दोनों की टीम मैनेजमेंट है, अगर उनकी बात जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है, तो वो ये है कि वो नहायत तजर्बाकार है। और आपने पेशावर ज़ल्मी के साथ कामरान अकमल भी हैं। जी 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 ऐसे ही है ना? जी जी, तो कामरान अकमल थे, इनके अब 7 वो दिन टीवी की है। तजज़ियाकार हैं। 7 दिन की है। कामरान अकमल थे, अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। अच्छा, वो लेकिन वो राब्ते में हैं उनके साथ। और उसके अलावा ये जो मैनेजमेंट है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है या पेशावर ज़ल्मी की है, तो दोनों की अगर मैनेजमेंट का मुआवजा किया जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स का, तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। ठीक है। जिस तरह पहले भी हम बात करते रहे हैं, कोई कोच जितना मर्जी समझा ले, अपनी टेक्निक समझा ले, जो मर्जी कर ले, जो एंड पे जो परफॉर्म करना है ग्राउंड में वो सिर्फ प्लेयर ने करना है। बॉलर को आप टिप्स दे दो जो मर्जी अच्छी से अच्छी, वसीम अकरम समझा रहे हैं, आकिब जो ये समझा रहे हैं, कोई भी, तो अगर उसने जाके उस पर अमल ही नहीं किया, या उससे ज़्यादा बेहतर आगे बैट्समैन है जो उसको जांचता है, समझता है, बाबर आजम जैसा प्लेयर है, रिजवान जैसा प्लेयर है, तो फिर वो कोचिंग उसकी किधर गई? मैं समझता हूँ किसी भी कोचिंग का जो इन्हसार होता है, उसका जो नाम होता है, वो भी फतह के साथ ही मशरूत होता है कि ये बड़ा कोच है, इसने वर्ल्ड कप जितवा दिया, इसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, इसने एशिया कप जितवा दिया।
इसने PSL में हमें फाइनल में पहुंचा दिया। बड़े से बड़े कोच देख लें, माजी का रिकॉर्ड है कि वो PSL में खेल रहे हैं। जिस तरह एक बार ऐसा भी होता है, कितने 7-8 मैच लगातार कराची हार गई थी, गालिबन पिछले राउंड की बात है। तो ये जो पैनल कोचेज ऑफ पैनल होता है ना, उसका भी यही हाल होता है। उसकी जितनी इज्जत और तकरीम होती है ना, वो अपनी जगह कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है या अपने अपने कंट्री के लिए सर्व किया है, उनके नाम है, बड़े नाम है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो स्पॉट जो इवेंट चल रहा हो वहां पे टीम की पोजीशन क्या है, लोग उसको कंसीडर करेंगे। इजाज भाई आपसे तकरार करने के लिए बदीज़ जमा तैयार बैठे। देखिए जहाँ तक कोचिंग स्टाफ की बात है, देखिए इंजमाम उल हक बड़ा नाम है, मोहम्मद अकरम जो है मुसलसल अभी तक उन्होंने टीम चेंज नहीं की और मुसलसल जो है वो 8 साल से जो है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। फिर इस साल उन्होंने जो है कामरान अकमल उनके कुछ दिन साथ रहे, फिर डैरन सैमी काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं। डैरन सैमी के एक चीज़ मैंने देखी है कि वो हर प्रैक्टिस वाले दिन, कल भी जो उनकी प्रैक्टिस हुई, तो हर प्रैक्टिस में वो मैच सिनेरियो प्रैक्टिस करवाते हैं, अंपायर बनते हैं, टास्क देते हैं, ज्यादातर वो अंपायर होते हैं। और कल वो फील्डिंग भी कर रहे थे और टास्क देते हैं कि भाई इस बॉल पे तुमने ये शॉट खेल के दिखाना है, इस बॉल पे तुमने ये शॉट करके दिखाना है। फिर उनको जब वहां से सिनेरियो से हटते हैं तो उनको डायरेक्ट नेट पे भेज दिया जाता है। नेट पे जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो फिर जो आपने देखा होगा कोने पे एक स्लैब वाली विकेट लगी हुई है, तो वहाँ उनको जो है वो बाउंसर जो है कोचेस जो है वो टप्पे मारते हैं बॉल गीली करके, तो उससे भी खिलवाया जा रहा है। तो ये इंतजाम को मैं देख रहा था कि एक ओवल ग्राउंड से अनीम मोहम्मद ग्राउंड कोई 5-7 चक्कर उन्होंने लगाए, कभी एक प्लेयर के साथ कभी दूसरे प्लेयर के साथ। देखिए फर्क पड़ता है, जो चीज समझा रही है, जिस प्लेयर ने समझना है ना। इंजमाम उल हक को मैंने भी 2 महीने पहले, ये इंजमाम उल हक कौन सा प्लेयर है? इंजमाम उल हक वो प्लेयर है, इंजमाम उल हक वो प्लेयर है जिसने तेज क्रिकेट लाया। 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, 37 बॉलों पे जब उसने 60 रन किए थे, तो वो उस तरह का प्लेयर है, तो प्लेयर को समझाता है। तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर समझना चाहे, जो प्लेयर आगे बढ़ना चाहे, वो जरूर कोचिंग की आज के मुकाबले क्या अहवाल? बदी भाई मैं बताता हूँ, आपने जो बात की ना, ओके, बट थिंग इज कि आप ये बताएं कि जितने भी बड़े नाम हैं वो अपने दौर में खेल चुके। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर 60 लड़कों को जो उसके स्टूडेंट है वो भी उसी लेवल के। लेकिन मैं यहाँ पे बात काटूंगा ना, अगर इसी तरह जो प्लेयर जो कोच होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है तो वो कोच भी अच्छा हो। कई आपके सामने मिसालें हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, जो परफॉर्म करता है ना वो उसका डंका बजता है, वो फिर खुद बताता है, लोग उससे पूछते हैं कि आपने कहाँ से ये सीखा। देखिए कल साइम अयूब से मैंने बात की ना, साइम अयूब से मैंने बात की, मैंने कहा यार आप जो है अलग से, यानी कि क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था, उसने पूरी, मैं तो उससे 8-10 मिनट करना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने अलग से उससे पूछा कि मैंने कहा कि यार आप इतना एकदम ऊपर आए हो क्या, किसने? तो उसने कहा मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, अंडर 19 में मुझे ये कोच मिला, ठीक है, डोमेस्टिक में मुझे ये कोच मिला, PSL में मुझे ये कोच मिला। तो इन कोचेस ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मसरूर का नाम उन्होंने लिया कि मसरूर से ने जो मुझे चीजें बताई मैं उस पर अमल कर रही। सबसे बड़ी बात है भाई अमल करना। अगर कोच की बात सुनकर मैं उस पर अमल करूँ, आप वाली बात सही है कि अप्लाई प्लेयर ने करना होता है, लेकिन वो जो प्लेयर अप्लाई करता है, जी बदी भाई, क्रिकेटर बड़े समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि अब किसका तूती बोल रहा है, कहाँ पे इसने ओहदे पे बराजमान होना है। आप शायद आप भी कीनली ऑब्जर्व करते हैं, इनको देखते हैं, फिर वो उनका नाम ही जपते हैं। जब भी इंटरव्यू होता है, जब वो ओहदे पे नहीं होता, चाहे वो चेयरमैन PCB हो या कोच हो, फिर कोई उनको जानता भी, उनका नाम भी नहीं लेते, वो कहते सारा क्रिकेट बोर्ड की बदौलत है, ये चेयरमैन की वजह से है। अच्छा चले, अब तो मैच जो आज होगा उसके अंदर बॉलिंग अगर दोनों टीमों की देखें, एक तरफ वहाब हैं, उसके अलावा और भी बॉलर हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी बड़ा अच्छा बॉलिंग पैनल है। बॉलिंग टू बॉलिंग अगर दोनों टीमों को मुआवजा करें, इजाज शेख साहब आपकी राय क्या है? देखिए मैंने कल भी बोला था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, तो आपने बोला था, आपने तो सीधा ही कह दिया। हाँ, ऐसे ही हुआ था ना, कल आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे हुआ। हाँ, तो आज भी अगर गोरे प्लेयर चले गए ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जिस तरह एलेक्स हेल्स है, कोलर मनरो है, मुइन अगर खेल रहा होगा, या इसके अलावा बॉल स्टर्लिंग है, अगर ये चले गए तो फिर तो इनका ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो फिर लिख रहे पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में मैच आएगा। देखिए इस्लामाबाद की टीम में जो है ना अब बैटिंग का बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन आ गया है।
गुरबाज भी इनकी टीम में आ गए, उसके अलावा फैजुल्ला फारूकी जो बॉलर हैं वो भी आ गए हैं, तो इनका बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी हुआ है। लेकिन पेशावर में आप देखें तो मुजीब ने उनको ज्वाइन कर लिया है, तो ये एक फ़र्क पड़ सकता है पेशावर के लिए कि उनके पास एक ऐसा स्पिनर नहीं था, बल्कि उस्मान कादिर भी उनके साथ हैं, पिछले मैच में बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तो बॉलिंग अगर देखें वहाब रियाज है, फिर खुर्रम शहजाद है, फिर जो इनके दूसरे बॉलर्स हैं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर जो है, वसीम जूनियर बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। मेरे ख्याल में उसको मुसलसल खिलाने से बेहतर है आप हसन अली को भी खिला सकते हैं, उसको भी चांस दे सकते हैं। इनके पास बॉलर भी अच्छे हैं और बैटिंग को तो पल्ला टीम है, बैटिंग का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है इनके पास। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम 6 नंबर तक खिलाएं किसको। आसिफ बाहर बैठे हुए, शोएब मकसूद बाहर बैठे हुए, अब गुरबाज आएंगे वो किसको इन करें, तो ये इनके लिए एक बड़ा वो है। ऐसा ही पेशावर ज़ल्मी के पास है कि वहाँ भी उनके पास 6 नंबर तक बड़े ज़बरदस्त जो है वो बैट्समैन मौजूद हैं। आरिस है, फिर साइम अयूब बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बाबर आजम खुद है। तो ये है कि तगड़ी दोनों टीमें, तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चांस अगर मैं आज कहूँ कि पेशावर जीतेगी, ये भी नहीं कहता, ये 50-50 चांस है। यहाँ पर जो भी टीम जो है ना कैच ड्रॉप नहीं करेगी, फील्डिंग अच्छी करेगी, मेरे ख्याल में वो टीम जीत। चलो ये तो फैसला हो गया आज के मैच का। एक और चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया जिस पर बहुत रिएक्शन आया है। इजाज़ भाई उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया पहले तो ये बताइए, फिर उस स्टेटमेंट पे आपकी राय क्या है? जो मेरी नज़र से गुजरी है वो यही है कि उन्होंने कहा कि गो के वो अच्छा प्लेयर है लेकिन उसे बोलना अभी तक नहीं आया। कौन? शोएब अख्तर का बाबर आजम के बाबर आजम के अबाउट कहना है। तो उसके फिर अजहर अली ने बोला कि वो गेम करता है, बड़ा प्लेयर है, बोलने से क्या है फ़र्क पड़ता है। इसी तरह कामरान अकमल भी मैदान में आए हैं, उन्होंने भी उसको करारा जवाब दिया है शोएब अख्तर को। तो लेकिन अगर मेरी राय पूछो तो मैं तो यही कहूँगा शोएब भाई, बाबर आजम ने क्रीज पे जाके कोई ट्यूशन थोड़ी पढ़ानी है इंग्लिश की, ना तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ानी है, ना उन्होंने कोई किसी से इंग्लिश सुननी है। जितने को पहले लोग कितने कितने बड़े प्लेयर गुजरे, जिस तरह आसिफ भाई आपने पहले भी बताया, जवेद मियांदाद से बड़ा प्लेयर कौन था, कितने प्लेयर हैं जिन्हें नहीं पता था, इंसमाम से बड़ा, यूसुफ से, ठीक है, कितने प्लेयर आए जिन्हें इंग्लिश वो नहीं आती थी या बोलते थे, मुश्किल था थोड़ा बोलने में, दिक्कत आती थी उन्हें। तो ये बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, अब तो इंग्लिश बोलना भी शुरू हो गया। तो मैं शोएब अख्तर से ये पूछता हूँ, क्या जब आप हम जैसे लोग, कोई जो लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो जब बाहर जाते हैं तो क्या वो इमिग्रेशन पे जब जाते हैं तो गुजारा नहीं कर लेते? और एक गूंगा आदमी जिसके पास पासपोर्ट होता है, बोलना नहीं आता, अकेला होता, तो क्या वो इमिग्रेशन पे अपना काम नहीं संभाल लेता? क्या उसे ट्यूशन पढ़ानी होती है? हम कहते हैं इसी तरह बाबर आजम ने जो बाबर आजम का बोर्ड शोएब का जो बयान है, ये जो उन्होंने कहा ना ये सुर्खियों में रहने के लिए किया है, कामरान अकमल ने आगे से जो जवाब दिया है, तो मैं भी इससे एग्री करता हूँ। इस तरह का बयान नहीं दागना चाहिए। बाबर आजम अगर बात जहाँ तक इंग्लिश की बात है, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो तो आप कप्तान बने। ये ज़रूरी होता है कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है, और मॉडर्न क्रिकेट में ये होता है कि जो भी आप बाहर ममालिक में जाते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ आपको जो सवाल पूछा जाता है तो वो इंग्लिश में बोला जाता है। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि अब देखें शाहिद अफरीदी जब आए थे उनको कौन सी इंग्लिश आती थी, वसीम अकरम आए थे, इनके पास कौन सी इंग्लिश थी, वकार के पास कौन सी इंग्लिश थी। तो ये इसी माहौल में रहकर वो सीखें। तो शोएब अख्तर खुद आए थे, तो उनसे ये कोई पूछे कि उस वक्त आपकी क्या, मुझे आज भी वो मैच याद है UBL पे जब वो मैच खेलने आए थे, तो जिस मैं क्या बोलूं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी अभी विमेन टीम आई थी बांग्लादेश की, तो हमने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम अपनी ज़बान में बात करेंगे, आप ट्रांसलेट कर। ठीक है, चलो ये मौजू यहीं पर रखते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम कल भी आपके सामने हाजिर होंगे 5 बजे न्यूज़ 1 पे और 6 बजे TV 1 पर आप हमें देख पाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।